हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। उसे डर था कि जब साल के अंत में लाभ बंटवारा आएगा तो साझा करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होगा। वो स्वयं जाकर स्थिति देखना चाहता था। एरडेन एक चतुर बच्चा था और यदि संभव हो झाओ त्यानलेई उसकी मदद कर सकता था। आखिरकार त्यानलेई को अब अपने विकास के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी। एरडेन एक तरह से वह व्यक्ति था जिसे उसने बड़े होते देखा था। एरडेन एरडेन घर पर था, खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। अचानक उसने तीसरे भाई की आवाज सुनी। तीसरा भाई झाओ त्यानलेई ने पुराने घर के चारों ओर देखा। युवक ने इसे बहुत साफ सुथरा रखा था और उसने एक भंडारण कक्ष भी बनाया था जिसमें काफी मात्रा में जलाऊ लकड़ी का ढेर लगा हुआ था। वह जानता था कि एरडेन मेहनती था, लेकिन क्योंकि उसके माता पिता का जल्दी निधन हो गया था और उसका पालन पोषण उसके भाई और भाभी ने किया था, इसलिए जीवन कठिन था। हालांकि जब परिवार अलग हो गया तो बाहर निकलने के बाद एरडेन ने अंततः अपने दम पर बेहतर जीवन जीना शुरू कर दिया। तुम लंबे हो गए हो। एरडेन थोड़ा शर्मिंदा होकर अपने सिर को छूने के लिए आगे बढ़े। मैं थोड़ा लंबा हो गया हूँ। अब जब वह भरपेट खाना खा सकता था तो उसकी ऊंचाई बहुत बढ़ गई थी। एरडेन, आपको क्या लगता है कि आप अब ब्रिगेड में क्या कर रहे हैं? एरडेन को नहीं पता था कि थर्ड ब्रदर यह सवाल क्यों पूछ रहा था, लेकिन उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, तीसरे भाई, मैं अब भरपेट खा सकता हूँ। उसने बिजली या अपनी भाभी पर अभी भी बकाया कर्ज का जिक्र नहीं किया। सचमुच उसके पास पैसे नहीं थे। अब उसे जो अनाज आवंटित किया गया था वह केवल उसे खिलाने के लिए पर्याप्त था, खासकर जब से उसकी भूख काफी बढ़ गई थी। उनके पास एक छोटी सी गृहस्थी थी जिसमें उन्होंने अपना सारा प्रयास सब्जियां उगाने में लगा दिया था। एरडेन, क्या आप कैपिटल सिटी जाना चाहते हैं? राजधानी शहर, वो स्थान जहां तीसरा भाई स्कूल गया था। तीसरा भाई, मैं। वह जाना चाहता था, लेकिन उसके पास ट्रेन टिकट के पैसे भी नहीं थे। वह यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि तीसरा भाई हर चीज के लिए भुगतान करेगा। तीसरे भाई का उस पर कुछ भी बकाया नहीं था। इसके विपरीत वह तीसरे भाई और उसकी भाभी का आभारी था। घरों में भूमि वितरण जल्द ही होने वाला है। आप हमेशा घर पर नहीं रह सकते। क्या आप बाहर जाकर दुनिया नहीं देखना चाहते? तीसरे भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। अब वह केवल भरपेट खाना ही खा सकता था। जहां तक गर्म रहने की बात है, यह पहले के वर्षों जितना बुरा नहीं था जब उसे कड़ाके की ठंड पड़ती थी। मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकता हूँ। तुम जाओगे या नहीं? मैं तुम्हें यह अवसर दे रहा हूँ। यदि तुम चूक गए तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एरडेन की आंखें अचानक साफ हो गईं। मैं जाऊंगा, लेकिन जो पैसा मैं उपयोग करूंगा वह भविष्य में चुकाऊंगा। अच्छा है, जो अनाज आपको आवंटित किया गया है उसे शहर में बेचा जा सकता है। घर को थोड़ा साफ सुथरा कर लें, क्योंकि अगली बार जब मैं वापस आऊंगा तो साल के अंत में नए साल का जश्न मनाऊंगा। एरडेन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि पिछले साल उनकी ब्रिगेड की भरपूर फसल हुई थी, लेकिन कुछ अन्य ब्रिगेडों की पैदावार कम थी और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। और अनाज की कीमत कम नहीं थी। इसे अच्छी रकम में बेचा जा सकता है। लेकिन क्या होगा यदि वह राजधानी शहर गया और फिर उसे अनाज खरीदने में परेशानी हुई? शायद अनाज को पीसकर राजधानी शहर ले जाना बेहतर होगा। इसे राजधानी शहर में लाने की जहमत मत उठाए, ट्रेन बदलने में बहुत परेशानी होती है। चलो फिर इसे सुलझा लेते हैं। इसे आप ही संभालें। तुम्हें अपने सबसे बड़े भाई को सूचित करने की जरूरत नहीं है। बस किसी को अपने घर की देखभाल करने के लिए बुला लो, यही काफी होगा। हालांकि यह एक पुराना घर था, एरडेन ने खुद ही मिट्टी की दीवारें बनाई थी और जहां कहीं भी मरम्मत की आवश्यकता थी उसे ठीक कर दिया था। तीसरे भाई, मैं समझता हूँ। एरडेन कुछ हद तक उत्साहित थे लेकिन हारे हुए भी थे। उन्हें चिंता थी कि कैपिटल सिटी जाने से थर्ड ब्रदर और उनके परिवार को परेशानी हो सकती है। झाओ त्यानलेई के घर पहुंचने के बाद उन्होंने खाना बनाना शुरू किया। उसने सुना था कि घर जल्द ही विद्युत ग्रिड से जुड़ जाएगा, लेकिन उसने बिना किसी देरी के इतनी जल्दी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। यह सोचकर कि बिजली आपूर्ति कार्यालय को चीजों को सुलझाना होगा, वह इलेक्ट्रिक चावल कुकर वापस नहीं लाया था। एक बार जब वह राजधानी शहर में था तो वह डाक के माध्यम से अपने माता पिता को एक भेजता था। इससे खाना बनाना बहुत आसान हो गया। झाओ त्यानलेई अकेले नहीं थे जो अनजान थे। यहाँ तक काउ डाली को भी नहीं पता था कि उनकी ब्रिगेड अब पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गई है। हालांकि उन्होंने परिवार को विभाजित कर दिया था, फिर भी वह आवश्यकता पड़ने पर पितृभक्ति दिखाना चाहते थे। तीसरे भाई, हम कैपिटल सिटी वापस कब जा रहे हैं?
रात का खाना बनाने का समय हो गया था और काऊ डाली घर पर आ गई। झाओ तियानलेई ने उसकी ओर देखा, क्या आपके परिवार में भी कोई कैपिटल सिटी जाना चाहता है? काऊ डाली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जाहिर है, वह वास्तव में कैपिटल सिटी जाना चाहता था। तुम्हारा जीजाजी, काऊ डाली ने आह भरते हुए कहा, उस दिन हम आधे रास्ते में बैलगाड़ी से उतरे और सीधे अपनी सास के घर गए। हमने अपनी सास को इलेक्ट्रिक चावल कुकर दिया और वे इससे खुश थे। जब उन्हें पता चला कि हमने अभी तक दोपहर का भोजन नहीं किया है, तो उन्होंने जल्दी से हमारे लिए कुछ खाने के लिए बनाया। हालांकि चूंकि नए साल की पूर्व संध्या के दौरान सास के घर में रहना उचित नहीं है, मेरे सबसे बड़े चाचा ने हमें घर वापस ले जाने के लिए बैलगाड़ी उधार ली। लेकिन रास्ते में लानहुआ फिसल गया और मेरे सबसे बड़े चाचा, तीसरे भाई, में दिलचस्पी हो गई, लेकिन चिंता मत करो, मैं सहमत नहीं था। पिछले साल वे थर्ड ब्रदर पर भरोसा करने लगे थे और उसने उन्हें एक साथ व्यापार में खींच लिया था और उन्होंने काफी पैसा साझा किया था। यदि उसके अपने भाई ने उन्हें कैपिटल सिटी से परिचित कराने के बारे में नहीं सोचा था, तो वह संभवतः अपने सबसे बड़े चाचा को कैसे शामिल कर सकता था। इसके अलावा लानहुआ का उसके साथ झगड़ा हो गया था। इस बार उनके माता पिता उनकी वापसी को लेकर काफी उत्साहित थे। खाने की मेज पर वे जानना चाहते थे कि वे राजधानी में क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने बस इतना कहा कि वे कैपिटल सिटी स्टोर में सामान बेच रहे थे। तभी उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कैपिटल सिटी में बहुत सारी नौकरियां हैं और क्या वे पैसे कमाने के लिए अपने सबसे बड़े भाई को कैपिटल सिटी में अपने साथ बुला सकते हैं। झाओ तियानलेई बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। तीसरे भाई, चिंता मत करो, मैंने पहले ही मना कर दिया है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अब मैं तीसरे भाई के साथ काम कर रहा हूं, और यह तीसरा भाई ही था जिसने मुझे नौकरी के लिए भेजा था। काऊ डाली को इसकी जानकारी थी। भाई शादी से पहले भी भाईचारे का प्यार साझा कर सकते हैं, लेकिन एक बार शादी हो जाने के बाद और अपने छोटे परिवारों के साथ भाईचारे का वह प्यार कितना बचा रह गया। संभवतः महीने के 5वें दिन निकल जाऊंगा। 5वें पर छोड़ें। काऊ डाली इस बात पर सहमत हुए। कल नए साल का दूसरा दिन होगा, अपनी ससुराल जाने का समय। तीसरे भाई, मैं नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए कल अपनी सास से मिलने जा रहा हूं, और मैं यह देखने के लिए शहर का भी निरीक्षण करूंगा कि बिक्री के लिए ट्रेन टिकट है या नहीं। उन्होंने पहले से ट्रेन टिकट नहीं खरीदे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे कब रवाना होंगे। इसकी जांच करने जाना ठीक है। उसे कभी भी जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जियोहे और अन्य लोगों को अपनी मां के घर वापस जाने की जरूरत थी, कुछ प्रावधानों को व्यवस्थित करने की जरूरत थी और उन्हें थोड़ा सामान पैक करने की जरूरत थी। दूसरी ओर, दा बाओ और जियो बाओ ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया था और घर वापस जाने का फैसला किया। मैं वापस जा रहा हूँ। दा बाओ, क्या आप कल खेलने आ रहे हैं? मैं अब भी आपको कैपिटल सिटी के बारे में बात करते हुए सुनना चाहता हूँ। हाँ, और चिड़ियाघर के जानवरों के बारे में। हाँ, और फिल्में। आजकल एक बच्चा जो काउंटी शहर में जा सकता था, वह दूसरों के लिए ईर्ष्या का विषय बन गया। अकेले दा बाओ और जियो बाओ को छोड़ दे जो इतने लंबे समय से राजधानी शहर में थे। उनके लिए कैपिटल सिटी जाना असंभव हो सकता है। मैं कल तुम लोगों को खेलने के लिए ढूंढने आऊंगा। दा बाओ और जियो बाओ ने सोचा कि उनके माता पिता अभी भी अपने दादा दादी के घर पर खाना खा रहे हैं, इसलिए वे सीधे पुराने घर में वापस चले गए। दादी, माँ कहाँ है? हाँ, माँ कहाँ है? क्या वे अभी तक वापस नहीं आए? पापा माँ को कहाँ ले गए थे? तुम्हारे माता पिता घर वापस चले गए? क्या वे वापस जाने से पहले यहाँ खाना खाने आए थे? क्या उनके माता पिता घर गए? नहीं, दादा दादी, हम अभी वापस चलेंगे। दा बाओ और जियो बाओ तुरंत घर चले गए। वांग फैमिली डिनर टेबल पर। माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत वांग थोड़ा चौंकी, उसका सबसे छोटा बेटा शादी करना चाहता था। हालांकि बाकी बहुएं परिवार से अलग नहीं थी, लेकिन उनकी सास के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। लाओबू के अंदर जाने से वास्तव में उसके भाइयों के परिवारों पर असर पड़ सकता है। शादी कर लो, अब मेरे लाओबू के पास पैसा है, माँ निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक सुंदर पत्नी ढूंढेगी। पहले लाओबू के साथ समस्या यह थी कि परिवार उसके लिए पत्नी लाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लेकिन अब हालात अलग थे, लाओबू के पास पैसा था। भाभी की नोक-झोंक झाओ तियानलेई को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वांग लाओबू ने वास्तव में उसकी सलाह ली थी और शादी करने के लिए ब्लाइंड डेट पर जाने की योजना बना रहा था। आप सभी को अभी भी पता है कि घर कैसे आना है। पिताजी का सख्त चेहरा देखकर दा बाओ ने तुरंत माफी मांगी, पिताजी, मुझे क्षमा करें। ठीक है, इतना गंभीर मत बनो। दा बाओ और जियो बाओ वापस आ गए हैं क्योंकि वे अपने पुराने साथियों के पास चले गए और खेलते खेलते बह गए और समय भूल गए।
और उनकी वापसी ठीक समय पर हुई है। यू जियाओक्सियाओ ने बड़े को डांटा, फिर छोटे से कहा, तुम्हें अंधेरा होने से पहले घर आना होगा। इस बार तो तुम भूल गए, लेकिन अगली बार तुम ऐसा दोबारा नहीं कर सकते, समझे? माँ, मैं समझता हूँ। माँ, मैं भी समझता हूँ। नए साल का दूसरा दिन मायके जाने का दिन होता है। तीसरे भाई, मुझे पता था कि तुम घर पर होगे। नए साल का दूसरा दिन मायके जाने का दिन होता है। मेरी सास मुझसे बहुत दूर रहती है, अगर मैं घर पर नहीं होती तो और कहाँ होती। जब मेरी भाभी अपने मायके वापस गई तो क्या मेरी माँ से उसका लगभग झगड़ा हो गया था? क्या हुआ? झाओ तियानहे ने तुरंत शुरू किया, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी भाभी उन सभी झींगा को अपने मायके वापस ले जाने पर जोर दे रही थी जो हम अपने साथ लाए थे? बेशक, मेरी माँ इससे सहमत नहीं थी क्योंकि मेरी बड़ी बहन अभी तक वापस नहीं आई थी और वह चाहती थी कि वह भी उसका स्वाद ले। यह सब व्यर्थ का उपद्रव है। झाओ तियानहे अपनी भाभी की बातों से सहमत हुए। मैं सोचता था कि मेरी भाभी काफी अच्छी थी, लेकिन अब मुझे लगने लगा है। छोटा देवर अपनी भाभी की आलोचना नहीं कर पाता। लेकिन झाओ तियानहे को अंदर ही अंदर घुटन महसूस हुई और इसे व्यक्त न कर पाने में असहजता महसूस हुई। क्या दूसरी चाची तुम्हें अपने मायके नहीं ले गई? युन शियाओक्सियाओ ने झाओ तियानहे को पानी दिया और कुछ बीज, मेवे और कैंडी बाहर लाए। मेरी बड़ी बहन आ रही है और दादी और दादा पहले से ही बूढ़े हैं। यहाँ बूढ़े का मतलब है कि बुजुर्ग का निधन हो चुका है। और तब यू जियाओक्सियाओ ने बीज तोड़ते हुए पूछा। झाओ तियानले यू शियाओक्सियाओ के लिए पाइन नट्स छील रहे थे, जिन्हें वे पसंद थे, लेकिन उन्होंने शिकायत की कि उन्हें छीलना मुश्किल था। लगभग आधा ले लिया, झाओ तियानहे ने उदासीनता से कहा। अगर यह पहले होता तो मेरी भाभी निश्चित रूप से हमारे माता पिता पर दबाव डालने के लिए परिवार को विभाजित करने की धमकी देती, लेकिन अब जब वह जानती है कि हम दोनों पैसा कमा सकते हैं, तो वह यह भी चाहती है कि हम सांप्रदायिक पॉट में योगदान करें। झाओ तियानहे ने अलग स्वर में बात की। माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और वह भारी काम नहीं कर सकती थी। फिर यदि आप राजधानी शहर में बस जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से परिवार को विभाजित कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन राजधानी शहर में घर वास्तव में सस्ते नहीं हैं। वह वास्तव में कैपिटल सिटी में बसना चाहता था और अपनी भाभी की डांट फटकार का सामना करने के लिए वापस नहीं आना चाहता था। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता था, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि मेरी भाभी और भी छोटी होती जा रही है? अपनी नौकरी पर कड़ी मेहनत करो और जितनी जल्दी हो सके राजधानी शहर में एक घर खरीदने की कोशिश करो। समय आने पर तुम चाचा और छोटी चाची को उनके बुढ़ापे को जीने के लिए वहां ले जा सकते हो। क्या वे अपना बुढ़ापा जी सकेंगे? गांव में जब परिवार विभाजित होते हैं तो आमतौर पर यह मुख्य घर होता है जो बुजुर्गों की देखभाल करता है, जबकि अन्य घर भोजन आदि का योगदान करते हैं। दूसरे भाई, माँ ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए कहा था। झाओ शिनिक्सन ने कमरे में कई लोगों को देखते हुए प्रवेश किया। जब दूसरा भाई चला गया तो उसे पता था कि वह तीसरे भाई की तलाश में गया होगा। शिनिक्सन, कुछ बीज लो। क्या बड़ी बहन आ गई? वो तो आई है, लेकिन बड़ी बहन का पति नहीं आया। झाओ तियानहे अचंभित रह गया। बड़ी बहन का पति क्यों नहीं आया? क्या बड़ी बहन के पति किसी काम में व्यस्त है? युन शियाओक्सियाओ ने झाओ युयेयू के इस आदमी से भी मुलाकात की थी, जो वास्तव में एक ईमानदार व्यक्ति लग रहा था। नए साल पर मायके जाने के इस दिन वह क्यों नहीं आए? परिवार को विभाजित करने के लिए लड़ रहे हैं, झाओ शिनिक्सन ने जोर से कहा। परिवार को विभाजित करें? आइए वापस चलें और देखें कि क्या हो रहा है। झाओ तियानहे जानना चाहता था कि वास्तव में क्या हो रहा है। क्या आप नए साल के दौरान परिवार को विभाजित करने के बारे में सोच रहे हैं? जैसे ही दोनों भाई बहन चले गए, जगह तुरंत शांत हो गई। क्या हमें शहर जाकर चारों ओर देखना चाहिए? आइए आगे बढ़ें और देखें। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे पिताजी की साइकिल उधार ली गई है। यदि यह उधार लिया गया होता तो वे नहीं जा सकते थे। आखिरकार वहां चलने में 1 घंटे से अधिक समय लग गया। उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी इसे संभाल नहीं सकी। जरूर, आइए देखें कि शहर में आज भी हलचल है या नहीं। क्या कोई नाश्ता है? जैसे ही जोड़ा बाहर निकला, आंटियों और मैडमों ने उनकी ओर देखा और जैसे ही वे चले गए, वे बातें करने लगी। आजकल युवा जोड़े एक दूसरे के लिए अधिक उपयुक्त लगते हैं। वे दोनों कॉलेज ग्रेजुएट हैं, है ना? उनका मेल कैसे नहीं हो सकता? हमारे गांव की टीम में ऐसे बहुत से शिक्षित युवा नहीं बचे हैं जिन्होंने शादी न की हो। पहले कई पढ़े लिखे युवा वापस शहर चले गए थे, लेकिन इस बार जाने के बाद वापस नहीं आए।
वह स्त्री बच्चों को लेकर उपद्रव करने लगी तो भी कुछ न रुका, अधिक से अधिक कुछ धनराशि का मुआवजा दिया गया। पहले मैंने सोचा था कि शिक्षित युवा यून भी अपने पति और बच्चों को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दोनों एक साथ कॉलेज जाने लगे। यह कुछ ऐसा है जिसे किसी ने आते हुए नहीं देखा। ओल्ड लेडी सू, क्या मैंने कल झाओ लाओसन को आपके यहाँ अंडे और मुर्गियां खरीदते देखा था? हाँ, वह वापस आ गया है और उन्होंने परिवारों को फिर से विभाजित कर दिया है। उसके माता पिता के घर पर हमेशा खाना अच्छा नहीं लगता, हालांकि घर में सब्जियां शितों की मां ने लगाई थी, लेकिन वहां कोई मांस नहीं है। कल शिक्षित युवा यून विशेष रूप से उदार थे। मेरे सभी बच्चे नए साल की शुभकामनाओं के लिए उनके घर गए थे। वे बहुत सारा खाना वापस लाए और यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीजें भी जिन्हें हम नहीं पहचान पाए। मेरे पोते ने कहा, यह पाइन नट्स जैसा कुछ था। मेरा पोता भी गया था। वहां मिठाइयाँ, खरबूजे के बीज और बिस्कुट थे। भले ही पिछले साल की फसल बढ़िया थी, बच्चों के लिए वे अभी भी नए साल के लिए कुछ पाउंड फल कैंडी खरीदते हैं। बाकी के लिए वे हर साल अपने स्वयं के सूखे शकरकंद बनाते हैं और कुछ मूंगफली और मकई भूनते हैं। वे सैंडविच बिस्कुट थे, उनकी कीमत काफी ज्यादा थी। मेरे पोते ने कहा कि कल दा बाओ और जियो बाओ चिड़ियाघर भी गए थे। मुझे लगता है कि इस जीवन काल में हमें शायद कैपिटल सिटी कभी देखने को नहीं मिलेगी। कैपिटल सिटी जाने का अवसर किसे मिलेगा? उनमें से कुछ तो कभी काउंटी शहर में भी नहीं गए, बस झाओ फैमिली विलेज टीम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माँ, आप कहाँ जाने की योजना बना रही हैं? श्रीमती झाओ ने उन दोनों को पास आते देखकर कहा, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने सुना है कि यूयू बच्चों के साथ आई थी, लेकिन उसका पति नहीं आया। मैं स्थिति की जांच करने के लिए यहाँ हूँ। जियाओक्सियाओ ने पलकें झपकाईं। तो क्या सास को मायके नहीं लौटना पड़ेगा? क्या उसे अपने चाचाओं के साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं है? हालांकि एक जूनियर के रूप में ये ऐसे प्रश्न नहीं थे जो वो पूछ सकती थी। साइकिल घर पर है। यह यहाँ है। आपका दूसरा भाई इसे उधार लेने के लिए सुबह सुबह आया था, लेकिन आपके पिता ने इसे उधार नहीं दिया। लाओए को यह उधार देना, यह जानते हुए कि लाओसन इसकी सराहना नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने इसे किसी को उधार नहीं दिया। मैं और मेरी पत्नी टहलने के लिए शहर जा रहे हैं और दा बाओ और जियो बाओ आपके साथ दोपहर का भोजन करेंगे। तियानले ने साइकिल निकाली और अपनी पत्नी को अपने पीछे बैठाया। उसने श्रीमती झाओ को विदाई दी। शहर जा रहे हैं। शहर में क्या करना था? श्रीमती झाओ ने दरवाजा बंद कर दिया, फिर भी सोच रही थी कि क्या उन्हें अपने ससुराल जाना चाहिए। वास्तव में क्या हुआ? परिवार का बंटवारा। यह विभाजन का समय था। परिवार को बांटने के खिलाफ थे परिजन। क्या वे अपने बेटे को अपनी पत्नी के साथ उसके परिवार के घर वापस जाने से मना कर रहे हैं? या फिर चेन परिवार का मामला आगे नहीं बढ़ा था? इस प्रकार उन्होंने झाओ परिवार की बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। आंटी, श्रीमती झाओ को आते देख झाओ यूयू ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। श्रीमती झाओ की नजर झाओ यूयू पर टिकी, फिर उन्होंने दूसरी नजर डाली। उसकी इतनी उम्र कैसे हो गई? अपनी भतीजी शिनिक्सिन को देखकर, जो आधे साल से कैपिटल सिटी में थी, उसकी त्वचा में सुधार हुआ था और वह अधिक सुंदर दिखाई दे रही थी। दोनों बहनों में केवल कुछ ही साल का अंतर था, लेकिन अब वे ऐसी दिखती थी जैसे वे अलग अलग पीढ़ियों की हों। क्या आपका पति आपके साथ वापस नहीं आया? झाओ यूयू ने अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सास ने उसे मेरे साथ वापस नहीं आने दिया। छोटी चाची झाओ जब भी अपने ससुराल वालों का जिक्र करती थी तो हमेशा क्रोधित हो जाती थी। मेरी सभी बहुओं की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे अब इतने छोटे नहीं हैं। पहले जब हमारी टीम की अनाज की फसल कम हो जाती थी और अनाज को विभाजित करने के बाद मैंने बड़े झाओ को कुछ दर्जन किलोग्राम अनाज जीओयूएयू के स्थान पर भेज दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अच्छा करने का उल्टा असर होगा। मेरे ससुराल वाले चाहते थे कि जीओयूएयू अधिक अनाज के लिए वापस आए और तभी झगड़ा शुरू हुआ। एक बड़े पेड़ की कई शाखाएं होती हैं और घर को पहले ही बांट देना अच्छा है। एक बार जब जियो की शादी हो जाए तो संपत्ति को भाइयों के बीच बांट दे। छोटी चाची झाओ ने भी इस पर विचार किया था। अब उसकी बड़ी बहू लगातार अनुचित होती जा रही थी। एक बार जब जियो हे की शादी हो गई तो उसने बिना देर किए घर को विभाजित करने की योजना बनाई। माँ, बड़े झाओ की ओर से चाची, आपको चिंतित करने के लिए क्षमा करें। अब मुख्य घर में कुछ महिला कॉमरेड ही बची थी। झाओ यूएयू के दो बच्चों को उनके छोटे चाचा झाओ तियानहे खेलने के लिए बाहर ले गए थे। यदि आप घर को विभाजित करने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि इसे बाद में जल्द से जल्द करें।
लाओसन और यहाँ मौजूद अन्य लोगों के साथ यदि आप उनके राजधानी शहर लौटने तक प्रतीक्षा करते हैं, तो क्या आप वास्तव में इस घर को विभाजित कर सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। श्रीमती झाओ ने निर्णायक स्पष्टता के साथ बात की। छोटी चाची झाओ ने अपने भतीजे और उसकी पत्नी के बारे में सोचा और कैसे उनके छोटे बेटे ने राजधानी शहर में काम करने और पैसे कमाने के लिए अपने भतीजे का अनुसरण जारी रखने की योजना बनाई। उस समय तक घर पर केवल बड़ा बेटा और 2 भतीजे ही बचे होंगे। क्या यूएयू का परिवार घर को विभाजित कर सकता है या नहीं, यह अभी भी एक मुद्दा था। इस बीच झाओ लाओसन यू शियाओक्सियाओ के साथ शहर की ओर साइकिल चला रहा था। रास्ते में कई आंटियों और बड़ी उम्र की महिलाओं ने यह दृश्य देखा। झाओ लाओसन शिक्षित युवा यून को कहां ले जा रहा है? यह उसके माता पिता के घर नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि उन्हें शहर जाना चाहिए। कल ही मेरा पोता काफी सारा खाना वापस लाया और दावा किया कि यह एजुकेटेड यूथ यून का था, कुकीज, व्हाइट रैबिट, मिल्क कैंडी। कल शिक्षित युवा यून ने बहुत सारा भोजन दिया। क्या आपको लगता है कि झाओ लाओसन ने फिर से कुछ पैसा कमाया है? दाली और उनकी पत्नी, साथ ही भाई बहन जियो हे, सभी कैपिटल सिटी गए थे, और जब वे वापस आए तो मैंने उन सभी को नए कपड़े पहने हुए देखा। क्या आपको लगता है कि राजधानी शहर में पैसा कमाना इतना आसान है? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कभी राजधानी नहीं गया। क्या आप जानते भी हैं कि राजधानी कैसी होती है? मैंने अपने पोते से सुना है कि राजधानी शहर बहुत बड़ा है। दा बाओ और अन्य लोग झंडा फहराते हुए देखने भी गए, चिड़ियाघर का दौरा किया, आइस स्केटिंग की और कांग बिस्तर पर सोए। दा बाओ अभी कितने साल का है? क्या वह पहले से ही पहली कक्षा में है? जियो बाओ ने पहले ही स्कूल शुरू कर दिया है, मैंने रेड क्लास के बारे में कुछ सुना है। बालवाड़ी तो पूरा परिवार स्कूल जा रहा है। वास्तव में ऐसा लगता है जैसे पूरा परिवार स्कूल जा रहा है। यून शियाओक्सियाओ और झाओ तियानलेई पहले ही अपनी साइकिल पर शहर की ओर निकल चुके थे। चंद्र नव वर्ष के पहले दिन पिछले साल की चावल की फसल के बाद समुदाय के सदस्यों द्वारा पुआल उठाया गया था और खेतों में कुछ पानी जमा किया गया था। इसके बाद खेतों की जुताई और सिंचाई की गई थी। काफी समय हो गया था जब उन्होंने बाहर इतनी हरियाली देखी थी। पिछले आधे साल से राजधानी शहर में जैसे ही बर्फबारी हुई, सभी पेड़ नंगे हो गए, ज्यादा हरियाली नजर नहीं आई। यदि हरी पत्तियां होती भी थी, तो वे प्रायः बर्फ से ढेर हो जाती थी। पत्नी, मैं थोड़ा धीरे साइकिल चलाऊंगा। चाहे तेज साइकिल चलाना हो या धीमी गति से, उसके लिए सब एक समान था। क्या वह एयर डैन नहीं है? वह अपनी पीठ पर क्या ले जा रहा है? झाओ तियानलेई ने निश्चित रूप से यह भी देखा, वह बच्चा अनाज बेचने के लिए शहर जा रहा है। अनाज बेचें? वह शहर में बैलगाड़ी क्यों नहीं ले जाता? अपनी पीठ पर अनाज लादकर 1 घंटे से अधिक पैदल चलना निश्चित रूप से थका देने वाला होगा। पैसे नहीं है। यू जियाओक्सियाओ को याद आया कि उसने कल ही एयर डैन को एक बड़ा लाल लिफाफा दिया था। वह इसमें से 1 पैसा भी खर्च करने में अनिच्छुक था। इतनी कम उम्र में वह पहले से ही मितव्ययी होना सीख रहा था। खुद का समर्थन करना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा उसकी उम्र के लड़के बढ़ रहे हैं और खूब खाना खाते हैं। एक कहावत है, किशोर लड़के अपने माता पिता को घर से बाहर खा सकते हैं। एयर डैन ने कुछ आवाजें सुनी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि यह तीसरा भाई और उसकी भाभी थे। तीसरा भाई, भाभी। एयर डैन, क्या आपको हमसे किसी मदद की जरूरत है? एयर डैन ने तुरंत अपना सिर हिलाकर मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो, मैं थका नहीं हूं, मैं थका नहीं हूं। शहर में मिलते हैं। आज झाओ तियानलेई अपनी पत्नी को अच्छी सैर के लिए शहर ले जाने की योजना बना रहा था और नहीं चाहता था कि कोई और उन्हें परेशान करे। इसके अलावा एयर डैन काफी मजबूत थे। वह अनाज बेचने के लिए शहर जा रहा था, इस डर से कि वह सुबह सबसे पहले चावल पीसने के लिए ब्रिगेड के कार्यालय गया होगा। क्या वह जानता है कि प्रति पाउंड इसकी कीमत कितनी है? झाओ तियानलेई को लगा कि उनकी पत्नी को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। एयर डैन को कम मत समझो, पिछले साल हमारे ब्रिगेड के कई सदस्यों ने अपना अनाज बेचा था, कीमतें सभी पारदर्शी थी। झाओ तियानलेई ने जल्दी से विषय बदल दिया, पत्नी, मुझे नहीं पता कि शहर में बीबीक्यू है या नहीं, लेकिन अगर है तो चलो कुछ अतिरिक्त ग्रिल करें। निश्चित रूप से, मैंने लंबे समय से बारबेक्यू नहीं खाया है। वे दोनों स्वाद के लिए तरस रहे थे। सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने के बाद से वे इलेक्ट्रिक चावल कुकर और दुकान के प्रबंधन में व्यस्त थे। वास्तव में काम बहुत व्यस्त था। उनके पास बारबेक्यू के लिए समय कहां होगा? रात में बाहर नहीं जाने के कारण उन्हें यह भी नहीं पता था कि कोई बीबीक्यू स्टॉल खुला है या नहीं। जब झाओ तियानलेई ने अपनी पत्नी को यह कहते हुए सुना तो उसने और भी तेजी से पैदल चलाया।
ब्रिगेड द्वारा इस सड़क की साल दर साल मरम्मत की जाती रही। फिर भी वे जानते थे कि अच्छी सड़क ब्रिगेड के प्रबंधन के लिए सब कुछ अधिक सुविधाजनक बना देती है। एक बार जब वे शहर पहुंचे और अपनी साइकिलें पार्क की, झाओ तियानले यू शियाओक्सियाओ के साथ सड़क पर चलना शुरू कर दिया। पत्नी, वहां बीबी क्यों है, मैं इसे देखता हूं। आज चंद्र नव वर्ष का दूसरा दिन था। पिछले वर्ष के पहले दिन की तरह उतनी हलचल नहीं थी, लेकिन वहां अभी भी बहुत सारे लोग थे, और बल्कि बहुत सारे विक्रेता। कुछ लोग अपनी घरेलू सब्जियां बेच रहे थे और कुछ अनाज, अंडे और चिकन की पेशकश कर रहे थे। हाथ में पकड़ी जाने वाली हंसिया। वहां ज्यादा मांस नहीं है, ज्यादातर सब्जियां हैं, झाओ तियानलेई ने कहा जब वह एक स्टॉल पर पहुंचे और देखा कि उनके बेसिन में ज्यादा मांस नहीं था, लेकिन बहुत सारी सब्जियों की कतारें थी। कॉमरेड, आप कितना चाहेंगे? मेरे कौशल को प्रांतीय शहर में निखारा गया। यह सुअर का मांस है, यह चिकन का मांस है, ये ड्रमस्टिक है, और यहाँ पंख है, साथ ही ये सब्जियां हैं। युवा विक्रेता ने झाओ तियानलेई की पोशाक देखकर उत्साहपूर्वक अपना सामान पेश करना शुरू कर दिया। सियाओ, एक नजर डालें। जब बीबीक्यू विक्रेता ने ऊपर देखा तो वह अवाक रह गया। उसके सामने महिला कॉमरेड बेहद खूबसूरत थी और उसका चेहरा और भी लाल हो गया था। वहां वास्तव में मांस है, केवल मुझे आश्चर्य है कि बॉस के कौशल कितने अच्छे हैं। बीबीक्यू युवक ने तुरंत कहा, मैंने अपनी कला प्रांतीय शहर में सीखी। शिल्प प्रांतीय शहर में सीखा। हम इन्हें लेंगे, क्या आप इन्हें ग्रिल करना शुरू कर सकते हैं? बीबीक्यू युवक ने तुरंत झाओ तियानलेई द्वारा ग्रिलिंग के लिए चुनी गई सीख उठाई और व्यस्त हो गया। अभी वे बीबीक्यू स्टैंड पर एकमात्र ग्राहक थे और युवक ने बहुत तेजी से काम किया। चिकन विंग्स को थोड़ी देर तक ग्रिल करने की जरूरत थी, लेकिन सब्जियों को ज्यादा समय की जरूरत नहीं थी। ये तैयार हैं, उन्हें आजमाएं और देखें, झाओ तियानलेई ने उन्हें लेने और यू शियाओक्सियाओ को देने के बाद कहा। झाओ तियानलेई ने भी बीबीक्यू युवक से राशि का मिलान करवाया और उसे अग्रिम भुगतान किया, भले ही चिकन विंग्स को ग्रिल पर थोड़ी देर की आवश्यकता होगी। स्वाद काफी अच्छा है, आप भी कुछ ट्राई करें। यदि उसकी पत्नी खाना पूरा नहीं कर पाती तो खाना उसका ही होता। रुको। जैसे ही उन्होंने खाया, वे अगले स्टॉल पर चले गए। एक चक्कर लगाने और वापस आने के बाद उन्होंने एयरडैन को अनाज बेचते हुए देखा। क्या एयरडैन गणित कर सकता है? यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो उसे पैसे की हानि हो सकती है। मैं वास्तव में नहीं जानता। वह केवल इतना जानता था कि एयरडैन स्कूल नहीं गया था। जब उनके स्कूल जाने का समय हुआ तो उनके माता पिता का निधन हो गया था, और उनके भाई और भाभी ने उनकी शिक्षा के लिए कोई चिंता नहीं दिखाते हुए केवल उन्हें खिलाने की परवाह की। तीसरे भाई भाभी। एयरडैन ने अपना स्टॉल लगाया ही था कि उसने तीसरे भाई और भाभी को आते देखा और जल्दी से उनका स्वागत किया। हम देखने आए थे। जैसे ही स्टॉल लगाया गया और एयरडैन ने चावल बेचना शुरू किया, कई अवसरवादी आंटियों ने तुरंत कीमतों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। जब युन जियाओक्सियाओ ने लोगों को कीमतों के बारे में पूछताछ करते देखा तो उसने कीमत का उल्लेख नहीं किया, बल्कि अपने चावल का परिचय देना शुरू कर दिया। आंटी, हम झाओ फैमिली विलेज टीम से हैं। इस साल हमने जो चावल लगाया था वह प्रांतीय शहर से खरीदा गया था, और पकने पर यह विशेष रूप से स्वादिष्ट होता है। झाओ फैमिली विलेज टीम से चावल। यह सुनकर एक आदमी वहां आया और उसकी नजर खाद की बोरी के अंदर चावल पर पड़ी। हाँ, मैंने इसे पवनचक्की से भी छान लिया, इसमें भूसी नहीं है। इस चाचा ने यह सब खरीदने की योजना बनाई, लेकिन जिस आंटी ने पहले चावल की कीमत के बारे में पूछा था वह असहमत थी। अंत में उन्होंने इसे आधा आधा बांट दिया। चावल की कीमत फिर भी अच्छी बिकी। तीसरा भाई, भाभी, मैं पहले वापस जा रहा हूँ, इस डर से कि तीसरा भाई उसे भोजन करने के लिए खींच ले जाएगा। ठीक है। आज सुबह सुबह चावल पीसने और उसे शहर तक ले जाने में 1 घंटे से अधिक समय लग गया, और अब जब वे वापस चले तो दोपहर हो चुकी थी। थोड़ा इधर उधर घूम लिया। यू जियाओक्सियाओ आधा भरा हुआ था। जब जाने का समय हुआ तो उसने घर ले जाने के लिए कई त्रिकोणीय रैक खरीदे। रास्ते में वह घर जा रहे एयरडैन से मिली और उसे एक त्रिकोणीय रैक दिया। त्रिकोणीय रैक चावल के गूदे से बनाया गया था। जब रात के खाने का लगभग समय हो गया, दा बाओ और जियो बाओ घर पहुंचे, लेकिन सामने का दरवाजा बंद पाया। वे केवल दादी के घर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल दादाजी को देखा, दादी को नहीं। आपकी दादी आपकी छोटी दादी के घर गई थी, कैप्टन झाओ ने अपने 2 पोतों को देखते हुए कहा, जब लाओसन और उसकी पत्नी बच्चों को बाहर जाने के लिए छोड़ गए थे। दादाजी, मुझे भूख लगी है, जियो बाओ ने अपना पेट रगड़ते हुए कैप्टन झाओ की ओर देखते हुए कहा। पूरी सुबह बाहर खेलने और ढेर सारी बातें करने के बाद उसे सचमुच भूख लगी थी। भूखा।
कैप्टन झाओ खाना बना सकते थे, लेकिन वह केवल उबले हुए व्यंजन ही बना सकते थे। बुढ़िया अपनी नंद के घर गई थी, अब तक लौटी क्यों नहीं? चलो खाना बनाते हैं। वे तीनों रसोई में व्यस्त थे। दा बाव आग जलाना जानते थे, जबकि कैप्टन झाओ स्टोव पर व्यस्त थे। जब श्रीमती झाओ घर जा रही थी तो उन्होंने अपनी रसोई की चिमनी से धुआं निकलते देखा, और वापस लौटने पर उन्होंने रसोई में 3 पीढ़ियों को देखा। दादी, दादी, बूढ़ी औरत, तुम वापस आ गई। देखा तो उन्होंने केवल खाना गर्म किया था। रात का खाना तैयार है। घर के बूढ़े आदमी को अंडा फ्राई करना भी नहीं आता था। श्रीमती झाओ ने जल्दी से आग जलाई और अंडे की एक प्लेट तली। भरपेट खाना खाने के बाद दोनों भाई घर लौटे तो सामने का गेट खुला पाया। माँ, ठीक है। लौटने पर दोनों बेटों ने सबसे पहला काम अपनी माँ की तलाश करना किया। इससे पहले कि वे अपनी माँ से कुछ बातें कर पाते, कोई आ गया। जियो शितों। झाओ तियानलेई ने आवाज सुनी, एक पल के लिए रुके और फिर आगंतुक की ओर देखा। यह उसका चचेरा भाई था, जो उससे ज्यादा बड़ा नहीं था। चचेरा भाई, हेलो चचेरा भाई, नया साल मुबारक हो आंटी। आंटी, नया साल मुबारक हो। झाओ यूएयू को पता था कि इस यात्रा का उद्देश्य उसके चचेरे भाई को पारिवारिक मुद्दों में मदद करना था। यानी वह अपने चचेरे भाई के प्रभाव पर भरोसा कर रही थी। दरअसल लाओसन न केवल झाओ फैमिली विलेज टीम में प्रसिद्ध था, बल्कि उसकी प्रसिद्धि पूरे शहर तक फैली हुई थी। चचेरे भाई, कृपया बैठो। झाओ यूएयू के बैठने के बाद उसने अजीब तरह से अपने चचेरे भाई और उसकी पत्नी की ओर देखा। मैं पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा करना चाहती हूँ। आप परिवार को विभाजित करना चाहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? युन जियाओक्सियाओ काफी आश्चर्यचकित था। लेकिन अब जब उसकी चचेरी बहन ने यह मामला उठाया था, तो तुरंत मना करना कुछ हद तक असभ्यता थी, इसलिए उसने यह देखने का फैसला किया कि वास्तव में स्थिति क्या थी। आप किस कारण से परिवार को विभाजित करना चाहते हैं? कमियां, यह झाओ तियानलेई के लिए कुछ हद तक चौंकाने वाला था। तभी झाओ यूएयू ने धीरे से समझाया, पिछले साल हमारी ब्रिगेड की फसल खराब हुई थी, इसलिए मेरी मां ने मेरे बड़े भाई से हमारे लिए कुछ अनाज भेजने को कहा था। हमने इसे खत्म करने के बाद मेरी सास ने मुझे और अधिक अनाज के लिए अपने माता पिता के घर वापस जाने के लिए कहा। बेशक मैं अनिच्छुक थी, भले ही यह बारी बारी से किया जाता, लेकिन बारी अपने मायके की अन्य बहुओं में से किसी एक की होनी चाहिए थी। नए साल से पहले यह मामला फिर भड़क गया और मैं फिर भी नहीं मानी। अंत में मैंने घर को विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। मेरी सास इसके खिलाफ थी, वो सिर्फ मेरे माता पिता के घर से आने वाले अनाज के बारे में सोचती रही। इस बार जब मैं अपने माता पिता के पास वापस गई, तो उन्होंने मेरे पति को भी मेरे साथ आने से मना कर दिया। घर का बंटवारा करें। यह सुनकर यू शियाओक्सियाओ को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। ससुराल वालों ने सोचा कि चचेरी बहन के परिवार के पास अनाज है, इसलिए वे चचेरी बहन को उसके माता पिता के घर से कुछ लाने की कोशिश करते रहे। क्या आपके पति घर के बंटवारे में आपका समर्थन करते हैं? यह देखकर कि चचेरी बहन का पति साथ नहीं आया, युन जियाओक्सियाओ ने सोचा कि उसे अभी भी अपनी मां के प्रति पक्षपाती होना चाहिए। उसे डर था कि चचेरा भाई आवेगपूर्ण व्यवहार कर सकता है। वो कुछ समय से घर का बंटवारा करना चाह रहा है। आपका जीजा न तो सबसे बड़ा है और न ही सबसे छोटा, वो तीसरे नंबर पर है, पिता और मां से प्यार नहीं करता। अगर उस समय उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होता, तो मैंने उससे शादी नहीं की होती, तुम्हें पता है। झाओ तियानलेई सच्चाई को उजागर करने से शायद ही बच सके। क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने तुम्हें बचाया था और फिर तुमने अपने आप को उसे समर्पित कर दिया था? खैर, बेहतर होगा कि उसे कुछ सम्मान दिया जाए। क्या घर की अन्य शाखाएं सहमत हैं? कौन अलग होकर अकेले रहना नहीं चाहेगा? कोई भी सास के अधीन नहीं रहना चाहता। युन शियाओक्सियाओ ने झाओ यूएयू की ओर देखा, अगर ऐसा है, तो घर को विभाजित करना आसान होना चाहिए, है ना? आप अन्य बहुओं को घर को विभाजित करने के लिए उकसा सकते हैं, और आप यह भी कह सकते हैं कि प्रति परिवार भूमि आवंटित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और फिर प्रत्येक परिवार के नाम पर अधिक भूमि पंजीकृत होगी। प्रति परिवार भूमि आवंटित। झाओ यूएयू ने अचानक अपनी भाभी की ओर देखा। उसे यह खबर कैसे मिली? क्या उसने यह बात सबसे बड़े अंकल फैंग से सुनी थी? दरअसल अतीत में ऐसे शिक्षित युवा थे जिनके पास झाओ यूएयू और सिस्टर जिनिक्सन दोनों पर डिजाइन थे। लेकिन झाओ लाओसन के साथ उन्होंने किसी भी गुप्त उद्देश्य का मनोरंजन करने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में, हाँ, घर जाओ और अपनी भाभीयों से इस बारे में बात करो। यदि तुम घर का बंटवारा कर सको तो अच्छा होगा। यदि तुम अभी बंटवारा नहीं कर सकती, तो मैं आकर स्थिति देख लूंगा।
झाओ यूएयू यह जानकारी अपने साथ लेकर अपने दो बच्चों को अस्थायी रूप से अपने माता पिता के घर पर छोड़कर अकेले वापस चली गई। यह कहना होगा यून शियाओक्सियाओ की विधि वास्तव में काफी प्रभावी थी। प्रति परिवार भूमि आवंटन के साथ कौन नहीं चाहेगा कि अधिक भूमि उनके नाम पर पंजीकृत हो। कोई नहीं चाहता था कि बाद में इसे दोबारा विभाजित करना पड़े। अब घर का बंटवारा करने का सही समय आ गया है। विभाजन के बाद झाओ यूएयू अपने पति को यून शियाओक्सियाओ को धन्यवाद देने के लिए ले आई और वे अपने बच्चों को भी घर वापस ले आए। फैंग चायांग की ओर से भी अच्छी खबर थी। इस साल सबसे बड़े अंकल फैंग और छोटे अंकल फैंग नए साल की बधाई के लिए नहीं आए थे। हाँ, ये दोनों बेटे वास्तव में नए साल के दौरान अपनी मां को सम्मान देने नहीं आए थे। निस्संदेह यह उनकी पत्नियां ही थी जिन्होंने उन्हें रोक रखा था, जाने नहीं दिया। वे बस यही चाहते थे कि फैंग चायांग उनके पास भीख मांगने आए। लेकिन फैंग चायांग संभवतः उनसे भीख कैसे मांगेंगे। भाई दादी, क्या आप पिछले कुछ दिनों से दरवाजा देख रहे हैं? क्या आपने देखा है कि सबसे बड़े चाचा और छोटे चाचा दादी को नए साल का सम्मान देने नहीं आए हैं? एक योजना के बारे में सोचते ही फैंग चायांग की आंखें चमक उठी। दादी, यह सब इसलिए है क्योंकि मेरी बहन और मैं बोझ बन गए हैं, जिसके कारण बड़े चाचा और छोटे चाचा हमारा पक्ष लेने के लिए आपसे नाराज है। अन्य परिवार खुशी से हंसी मजाक से भरे हुए हैं, लेकिन हमारा घर बहुत शांत है। दादी फैंग के भाइयों का पहले ही निधन हो चुका था और वह अपने भतीजों के बहुत करीब नहीं थी, जिन्होंने लंबे समय से उनसे मिलना बंद कर दिया था। जहां तक उसके परिवार के पुरुषों की बात है, कुछ की मृत्यु हो गई थी और कुछ अपाहिज थे। हालांकि वे फिर भी नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए उनके घर आए। लेकिन इन लोगों में कोई बेटा पोता नहीं था। दादी फैंग यह व्यक्त नहीं कर सकी कि उन्हें कितना दुख हुआ। हालांकि उसके दो बेटे अविवाहित थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लाओए के परिवार के दो पोते पोतियों का पक्ष लेती थी। लेकिन जब लाओए और उसकी पत्नी चले गए, अगर उसने उनकी देखभाल नहीं की तो लाओए के बच्चों का क्या होगा? क्या उसे उन्हें भूखा मरने देना चाहिए? दादी, सबसे बड़े चाचा और छोटे चाचा फैंग जियू और मेरे प्रति द्वेष रखते हैं, लेकिन सबसे बड़े चाचा और छोटे चाचा फैंग को दोष न दें। हमारे गांव में सबसे बड़े परिवार के लिए बुजुर्गों की देखभाल करना आम बात है। इसके बावजूद आपने हमें अच्छी तरह से पालने के लिए संघर्ष करते हुए जियू और मुझे बड़ा किया। दादी, मेरा भाई और मैं आपका सम्मान करते हैं, मेरा भाई और मैं आपका सम्मान करते हैं। हम आपका समर्थन करने के लिए पैसे कमाएंगे और जब हम छोटे होंगे तो हम आपकी देखभाल करेंगे जब आप बूढ़े हो जाएंगे। दादी फैंग वास्तव में अपने दो बेटों से बहुत दुखी थी। वे लाओए द्वारा छोड़े गए दो बच्चों की देखभाल करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, मैं पैसे कमाने के लिए कैपिटल सिटी जाने के बारे में थर्ड ब्रदर ने जो कहा उससे सहमत होने की योजना बना रहा हूं। दादी, चलो एक साथ कैपिटल सिटी चलते हैं। एक बार जब मैंने पैसे कमा लिए, अगर सबसे बड़े चाचा और छोटे चाचा फैंग को मदद की जरूरत होगी तो मैं निश्चित रूप से उनकी मदद करूंगा। फैंग चायांग ने कभी नहीं सोचा था कि अमीर बनने के बाद वह सबसे बड़े अंकल फैंग और छोटे अंकल फैंग की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। उसे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने उसके और उसकी बहन के साथ कैसा व्यवहार किया था। उन्होंने उन्हें कैसे डांटा था, उसे अच्छी तरह याद है। उन्होंने उनके द्वारा दिया गया भोजन खाकर उन्हें चोर कहा। शिक्षित युवा यून ने जो कहा उसके बारे में दादी फैंग ने सोचा कि जब तक पोती राजधानी शहर में जाती है उसके पास नौकरी होगी और वह पैसा कमा सकती है। नौकरी के साथ साथी ढूंढना आसान होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ राजधानी शहर चलूंगा। फैंग चायांग और फैंग मियुन ने एक दूसरे की आंखों में मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। लेकिन चूंकि वे बाहर जा रहे थे, घर की कुछ चीजों को अभी भी निपटाने की जरूरत थी। इस बार वे जा रहे थे, हो सकता है कि वे साल के अंत तक वापस न लौटें। उनका दूर रहना लंबे समय तक रहेगा और निश्चित रूप से सबसे बड़े चाचा की पत्नी और छोटी चाची घर में खोजबीन करने आएंगी। अनाज बेच दिया, मुर्गियां बेच दी, दो को रखा, एक को घर के लिए छोड़ा, एक को तीसरे भाई के परिवार के लिए भेजा। क्या दादी फैंग सहमत थी? सहमत हो गया और घर के आसपास कुछ चीजों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। हम परसों 5वीं तारीख को निकलेंगे। घर की सब्जियों के बारे में क्या? ठीक है, जो चीजें हम अपने साथ नहीं ले जा सकते आप भंडारण के लिए मेरे घर ला सकते हैं। जबकि बढ़िया अनाज अभी भी बिकता था, मोटे अनाज को बेचना इतना आसान नहीं था। जियो माओ के पिता, आप लिटिल अंकल फैंग से क्यों नहीं पूछते कि क्या वह आपको पैसे कमाने के लिए राजधानी शहर ले जा सकते हैं? भाभी झाओ ने अपने पति की ओर देखा। यदि छोटे अंकल फैंग अपने दूर के चचेरे भाई को पैसे कमाने के लिए राजधानी शहर ले जा रहे थे तो अपने भाई को क्यों नहीं ले गए?
उसने सुना था कि जियो वह थर्ड ब्रदर के समूह के साथ कैपिटल सिटी में काम करना और पैसा कमाना जारी रखेगा। इस तरह अगर जियो माओ के पिता फैक्ट्री में काम करने के लिए लिटिल अंकल फैन के साथ जाते, तो वह बच्चों के साथ घर पर रह सकती थी और खेतों से काम के अंक अर्जित कर सकती थी, जो बुरा नहीं होगा। उसने सोचा कि यह एक सुंदर योजना थी। तीसरे भाई का परिवार स्कूली शिक्षा के लिए राजधानी शहर जा रहा है। जियोहे और शिनिक्सिन के लिए वे नौकरी पाने के लिए भाग्यशाली थे। मैं उस उत्साह में शामिल नहीं होना चाहता, जियो माओ के पिता ने इनकार कर दिया। अपने पति को अनिच्छुक देखकर, अगर आप बात नहीं करना चाहते तो मैं बात करूंगा। भाभी झाओ ने अपनी दो बेटियों की शिक्षा के बारे में सोचा और महसूस किया कि दबाव बढ़ रहा है। सान्या अब जवान नहीं थी। दा बाओ पहले से ही स्कूल में थी और उसके लिए स्कूल में न आना संभव नहीं था। अगर दया और एरिया स्कूल नहीं जाती, तो उनके ससुर सबसे पहले उनसे भिड़ते। आजकल कॉलेज जाने का मतलब ग्रेजुएशन के बाद नौकरी सौंपना है। तीसरे भाई की भाभी की तरह, जो कॉलेज में प्रवेश ले चुकी थी, उसे बाद में काम सौंपा जाएगा। जियो माओ की मां, तीसरा भाई सहमत नहीं होगा। झाओ तियानजियांग भी मासिक वेतन चाहता था, लेकिन तीसरे भाई का स्वभाव ऐसा नहीं था जिसे आप सिर्फ बात करके प्रभावित कर सकें। यदि वह किसी बात से असहमत है, तो भले ही आप उसे शारीरिक रूप से मनाने की कोशिश करें, वह सहमत नहीं होगा। जब थर्ड ब्रदर ने हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, लेकिन कारखाने में काम करने से इनकार कर दिया था, तो उसके पिता ने उसे पीटा था। लेकिन आप तीसरे भाई के अपने भाई हैं, भाभी झाओ को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वैसे भी युगल एक के बाद एक झाओ परिवार के दरवाजे पर पहुंचे। झाओ तियानलेई आंगन में अंगूर की लताओं को पानी और खाद दे रहा था। अगर गर्मी की छुट्टियों में लौटने पर वह कुछ अंगूरों का आनंद ले सकता है, भले ही वे नहीं ले सकें, तो उसके माता पिता निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लाओसन। झाओ लाओसन ने अपने बड़े भाई और भाभी को एक साथ आते देखा। उसने स्पष्ट रूप से उनकी यात्रा के उद्देश्य का अनुमान लगाया। भाभी, बड़े भाई, कृपया घर में बैठें, झाओ तियानलेई ने अपना कुदाल नीचे रखते हुए कहा और अपने भाई और भाभी को अंदर आमंत्रित किया। आपकी पत्नी कहाँ है? वो टहलने के लिए बाहर गई थी। वह जानता था कि जब भी वह अंगूर की देखभाल करेगा तो उसकी पत्नी बदबू के डर से चली जाएगी। एक सैर। लाओसन, मैंने सुना है कि आपने जियोही को उसकी नौकरी ढूंढने में मदद की थी। भाभी झाओ ने इधर उधर की बातें नहीं की और सीधे मुद्दे पर आ गई। हाँ, झाओ तियानलेई का इसे छिपाने का इरादा नहीं था। तो क्या आप अपने बड़े भाई को भी नौकरी ढूंढने में मदद कर सकते हैं? घर पर 4 बच्चों के साथ, जिनमें से 2 को स्कूल जाने की जरूरत है और सभी खेतों से काम के अंक अर्जित करने पर निर्भर हैं, हम सभी 4 भाई बहनों को शिक्षित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। भाभी झाओ बस चाहती थी कि झाओ तियानलेई नौकरी खोजने में मदद करे। भाभी, नौकरियां इतनी आसानी से नहीं मिलती। भाभी झाओ का आधा धैर्य जवाब दे चुका था। जियो माओ के पिता आपके अपने सगे भाई हैं। क्या मैंने कभी कहा कि वह मेरा सगा भाई नहीं है? झाओ तियानलेई ने आलस से बात की। चलो वापस चलते हैं। झाओ तियानजियान को वास्तव में अपने छोटे भाई झाओ तियानलेई के प्रति थोड़ी नाराजगी महसूस हुई। वह जियोहे के प्रति इतना अच्छा क्यों था? उसे नौकरी ढूंढने और साथ में पैसे कमाने में मदद करता था। लाओसन, दया और अन्य आपकी अपनी भतीजी और भतीजे हैं। मैंने कभी इससे इनकार नहीं किया है। क्या आप शायद सोच रहे हैं कि मैं अपने बड़े भाई की मदद करने के बजाय जियोही को नौकरी ढूंढने में मदद क्यों करना पसंद करूंगा? क्या भाभी झाओ इस बात को लेकर हैरान थी? यह मेरे प्यारे बड़े भाई के लिए एक सवाल है। जब मैं बच्चा था और नदी में गिर गया था, तो आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? अगर जियोहे नहीं होता, तो शायद मैं बहुत पहले ही मर गया होता। क्या आपको अब भी याद है, बड़े भाई? झाओ तियानजियांग हौंफने लगा। उस समय वह किशोर था, मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाता था। लाओसन और अन्य लोगों ने पीछा करने पर जोर दिया, और जब वह मछली पकड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तो वह अपने भाई की देखभाल नहीं कर सका जो नदी में चला गया था। जियो वह लाओसान से भी छोटा था, लेकिन लाओसान को किनारे तक खींचने में कामयाब रहा। छोटी चाची झाओ प्रसव के कारण बीमार पड़ गई। छोटे चाचा झाओ को अकेले काम करते हुए एक बड़े परिवार का भरण पोषण करना पड़ता था, और वे मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। झाओ जियाओहे नदी में मछली पकड़ने और पहाड़ों में पक्षियों को फंसाने में माहिर थे, विशेष रूप से कुशल यह देखते हुए कि वह झाओ तियानलेई से ज्यादा छोटे नहीं थे। मुझे याद है। झाओ तियानजियांग ने जटिल भावनाओं को महसूस किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लाओसन को अभी भी वर्षों पहले की वह घटना याद होगी। उसने सोचा कि वह तब बहुत छोटा था और संभवतः भूल गया था।
चलो घर चलते हैं। झाओ त्यानजियान को ऐसा लग रहा था कि उसकी ताकत कुछ कम हो गई है। जब भाभी झाओ ने उनकी बातचीत सुनी और जियो माओ के पिता को यह कहते सुना कि वे घर जा रहे हैं, उन्होंने कहा, लाओसन, यह सब अतीत की बात है, यह लंबे समय से खत्म हो चुका है। लेकिन उनकी यात्रा का उद्देश्य अभी भी अधूरा था। चलो चलें। झाओ त्यानजियान के पास अब और रुकने का चेहरा नहीं था। उसने भाभी झाओ की बांह पकड़ ली और बाहर की ओर चल दिया। भाभी झाओ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जियो माओ के पिता के चेहरे पर बुरे भाव देखकर उसके पास उसके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वे दूर चले गए, उसने कुछ शब्द बुदबुदाए। लाओसन इतना छोटा क्यों है, अभी भी उस चीज को पकड़े हुए है जो बहुत पहले हुई थी। यह आपकी गलती नहीं है ना? जब उसने अपने छोटे भाई को लगभग डूबते हुए देखा था, तो घर पहुंचने पर उसे डांटा और पीटा गया था, और उस समय वह वास्तव में डरा हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लाओसन जियो हे के लिए इतना अच्छा है। वह शायद उस घटना के बारे में भूल गया होगा, लेकिन उसके भाई को अभी भी याद है। भले ही वे भाई थे, फिर भी वह समय रहते उसे बचाने में असफल रहा। लाओसन ने उसे दोषी ठहराया, और वह इतने वर्षों से चुपचाप ऐसा कर रहा था।